नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं चंद्रा एस के प्लेटफॉर्म पे। हम लोग बात कर रहे हैं बुद्धि के बारे में। ओके, इससे पहले आपने वीडियो देखा बुद्धि के प्रकार और सिद्धांतों के प्रकार और परिभाषाओं के बारे में, यानी बुद्धि को हम जाने कि हम बुद्धि को क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, यानी क्या होता है बुद्धि। समाज में समायोजन करने की योग्यता बुद्धि होती है, समाज में अमूल चिंतन करने की योग्यता बुद्धि होती है। ओके, और सीखने की योग्यता को बुद्धि कहते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा। अब हम बात करते हैं कि बुद्धि के सिद्धांत क्या होते हैं, कौन कौन से थ्योरीज हैं जो बुद्धि को के बारे में बताता है, बुद्धि के बारे में जानने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बुद्धि के एक कारक सिद्धांत। बुद्धि के एक कारक सिद्धांत क्या होता है? एक कारक सिद्धांत। इसी को कभी कभी एक खंड सिद्धांत कह देते हैं। क्या कहते हैं? एक खंड सिद्धांत कह देते हैं। कभी कभी एक तत्व सिद्धांत कहते हैं। क्या कह देते हैं? एक तत्व सिद्धांत कह देते हैं। याद रहेगा, एक तत्व सिद्धांत कहते हैं। वन एलिमेंट थ्योरी कह देते हैं। ओके, किसने दिया? एक तत्व, एक कारक, एक खंड सिद्धांत, वन एलिमेंट सिद्धांत, है ना? किसने दिया? तो नाम है अल्फ्रेड बिने। किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने दिया। याद रहेगा, एक कारक सिद्धांत कई बार पूछा है, एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? तो किसने दिया है? अल्फ्रेड बिने ने दिया। किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने दिया। एक कारकीय सिद्धांत, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? अल्फ्रेड बिने ने दिया है। अगर हम सहयोगी की बात करें तो इनके जो सहयोगी हैं वो स्टर्न, कौन है सहयोगी? कौन है? स्टर्न और टर्मन। कौन है? स्टर्न और टर्मन। याद रहेगा, स्टर्न और टर्मन के सहयोगी हैं। स्टर्न और टर्मन इसके सहयोगी हैं। स्टर्न और टर्मन क्या है? इसके सहयोगी। अब बात करते हैं एक तत्व सिद्धांत में। बिने ने कहा, अल्फ्रेड बिने ने, कि जितने भी लोग हैं सब में बुद्धि समान होती है। सब में बुद्धि क्या होती है? एक समान होती है। याद रहेगा, एक तत्व सिद्धांत का मतलब यह है कि जितने लोग हैं सब में जो बुद्धि होती है वो क्या होती है? एक समान होती है। ठीक है, ये याद रखना है। सब में जो बुद्धि होती है वो क्या होती है? एक समान होती है। बुद्धि में किसी में फेरबदल नहीं होता, सब एक साथ रहते हैं, एक तत्व पे रहते हैं और एक ही काम होते हैं। ठीक। दूसरा चीज क्या कहा? बुद्धि सब में समान होती है। दूसरा कहा बुद्धि अविभाज्य होते हैं। क्या कहा? बुद्धि अविभाज्य, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। अविभाज्य होते हैं, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। याद रखिए, क्या कह रहे हैं? बुद्धि अविभाज्य होता है, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। बुद्धि सब में एक समान होती है, सब में एक जैसा होती है और सब एक जैसे सोच विचार रखते हैं। अगर ऐसा होता मेरे भाई, बुद्धि सब में एक जैसा होता तो सब अलग अलग होते क्यों? अलग अलग सोचते क्यों? इस वजह से जो इनके आलोचक हैं वो इनको कहते हैं निरंकुशवादी सिद्धांत। क्या कहते हैं? इनके जो आलोचक है इस सिद्धांत को निरंकुशवादी कहते हैं, यानी किसी की सुनने वाले नहीं है। इस विचार को कहते हैं निरंकुशवादी। कि भाई एक कैसे कह सकते हैं आप सब में एक होता है? अगर एक ही होता तो सब एक जैसे नहीं हो जाते, सब एक ही तरह के सोच विचार नहीं रखते। तो ऐसा नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है। हालांकि इन्होंने समझाया और सबसे पहला कदम था, इसकी सबसे ज्यादा नामी भी है। तो एक कारक, एक खंड, एक तत्व सिद्धांत किसका है? अल्फ्रेड बिने का। सहयोग कौन है? स्टर्न और टर्मन ने इनका सहयोग किया। इन्होंने माना कि हाँ, आप जो कह रहे हो वो सही कर रहे हो। तो बुद्धि का मापनी सिद्धांत इन्होंने इसी आधार पर बनाया है, एक अल्फ्रेड बिने के सिद्धांत का ही एक कारक सिद्धांत पे ही इन्होंने बनाया है। इसीलिए अगर हम बात करें अल्फ्रेड बिने या टर्मन का जो नियम है उसमें संरचनात्मक बुद्धि की व्याख्या नहीं की गई है, क्योंकि हम एक कारकीय सिद्धांत में कभी भी संरचनात्मक बुद्धि वाले बालक को हम चेक नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो सिद्धांत, उनका जो बुद्धि है वो चौतरफा है। वो कहाँ से बढ़ सकते हैं, किस क्षेत्र में बढ़ सकते हैं, इसको हम बता नहीं सकते। इसीलिए अल्फ्रेड बिने या स्टर्न या टर्मन के सिद्धांतों में कभी भी आपको सृजनात्मक बालक की व्याख्या नहीं दिखेगी। यहाँ पे इसलिए दी जाती है प्रतिभाशाली मन बुद्धि, क्योंकि हम इसको एक कार्य के सिद्धांत पे चेक कर सकते हैं। इनके नियमों पे, इनका जो रूल रेगुलेशन, इनका जो एग्जाम है
उस पर हम चेक कर सकते हैं और बता सकते हैं कि किस तरीके के होते हैं। बुद्धि मापनी में पढ़ेंगे कि इन्होंने किस सिद्धांत पे कौन सा परीक्षण किया था, कि बताया था कि ये इस तरह के प्रतिभाशाली कहलाएंगे, ये मंदबुद्धि कहलाएंगे और ये इतना कहलाएंगे। यानी जो आईक्यू टेस्ट करवाया वो नियम कैसे निकाला, कैसे एग्जाम से करवाया। ओके चलिए, तो ये क्या है, एक कारक, एक खंड, एक तत्व सिद्धांत जो अल्फ्रेड बिने का है। कहते हैं कि बुद्धि सभी व्यक्तियों में समान होता है, बुद्धि अविभाज्य होता है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। ओके, और जो इसके आलोचक हैं इस व्याख्या को यानी एक कारक सिद्धांत को निरंकुशवादी कहते हैं। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं दो कारक सिद्धांत। क्या देखते हैं हम लोग, दो कारक सिद्धांत, दो खंड सिद्धांत और दो तत्व सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार पूछा गया है, ये याद रखिएगा। और आगे कुछ सिद्धांत ऐसे भी होंगे जहां पे इसी सिद्धांत की व्याख्या या इसी सिद्धांत का नाम चेंज करके कुछ और रख दिया जाएगा। ठीक, किसने दिया, अगर हम बात करें किसने दिया तो स्पीयरमैन ने। किसने दिया है, स्पीयरमैन ने। याद रहेगा, दो कारक, दो खंड, दो तत्व सिद्धांत किसने दिया है, स्पीयरमैन ने। ओके, किसने दिया है, स्पीयरमैन ने। अब इनके दो तत्व कौन कौन से हैं, एक तत्व है जी और एक तत्व है एस। क्या है, दो तत्व कौन कौन से हैं, एक है जी, दूसरा है एस। ठीक है, जी को कहते हैं जनरल यानी समान कारक। ठीक है, सामान्य कारक, सामान्य कारक, ठीक है, या सामान्य कारक। ठीक, सामान्य लिख देते हैं, ज्यादा बढ़िया। सामान्य कारक यानी सबके लिए सामान्य। एस है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक यानी विशिष्ट कारक। क्या है, सामान्य कारक, विशिष्ट कारक। दो तत्व बनाए इन्होंने, एक तत्व जी कहा, एक को कहा एस कारक। याद रहेगा, एक को कहा जी कारक, एक को कहा एस कारक। जी को कहा जनरल, एस को कहा स्पेसिफिक, यानी एक है सामान्य, दूसरा है विशिष्ट। सामान्य कारक को कहा कि ये जन्मजात होता है। क्या होता है, जन्मजात होता है। याद है, स्पीयरमैन ने कहा कि जी कारक जो होता है वो जन्मजात होता है, जबकि विशिष्ट कारक हम ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, सीखते हैं। क्या करते हैं, सीखते हैं। याद रहेगा, यानी जी कारक जन्मजात होता है, जो हमारे अंदर आता ही आता है। एस कारक हम सीखते हैं, ग्रहण करते हैं, ज्ञान से अर्जित करते हैं। ये क्या होता है, एस कारक होता है। ठीक, जी कारक को इन्होंने मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी है। याद रहेगा, जी कारक को इन्होंने किसकी संज्ञा दी है, मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी है। मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी है। जी कारक को इन्होंने किसकी संज्ञा दी है, मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी है, कि मानसिक ऊर्जा जितना अच्छा होगा, आपके ग्रहण करने की क्षमता, आपके सीखने की क्षमता उतनी ही अच्छी होगी। कौन कह रहा है, ये कह रहे हैं स्पीयरमैन, कि जी कारक यानी सामान्य कारक यानी आपका जन्मजात कारक जितना अच्छा होगा, यानी आपका मानसिक ऊर्जा जितना अच्छा होगा, आपका स्पेसिफिक यानी विशिष्ट ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता या सीखने की क्षमता उतनी ही अच्छी होगी। ये कौन कह रहा है, ये स्पीयरमैन कह रहे हैं। याद रहेगा, ये कौन कह रहा है, स्पीयरमैन कह रहे हैं। कहते भी ना, अरे भाई डॉक्टर का बच्चा अच्छा तो होगा ही, टीचर का बच्चा अच्छा तो होगा ही। क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसा बैठा है कि जो पढ़ा लिखा गार्जियन है उनका बच्चा भी पढ़ा लिखा होगा। ठीक, स्पीयरमैन के अनुसार। जरूरी नहीं है, आज के डेट में बहुत सारे लोग ऐसे इस चीजों को कैंसिल कर दिया है। हालांकि बहुत लोग कहते हैं पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी उसका जो आगे आने वाला इंटेलिजेंसी है काफी तेज है। तो खैर, यहाँ पे जो चीज है, कई लोग मानते हैं, है ना, कि जी कारक अगर अच्छा है, उसका सामान्य कारक अच्छा है, तो उसकी मानसिक ऊर्जा जो है वो काफी अच्छी होती है और ग्रहण करने की क्षमता भी अच्छी होती है। स्पीयरमैन ने जी कारक को बहुत इंपॉर्टेंट दिया है, यानी मानसिक ऊर्जा को, जी कारक को बहुत इंपॉर्टेंट दिया है, इसीलिए इनके सिद्धांत को जी कारक सिद्धांत भी कहते हैं। याद रहेगा, जी कारक सिद्धांत भी कहते हैं। किसके कारक सिद्धांत को, स्पीयरमैन के सिद्धांत को जी कारक सिद्धांत भी कहते हैं, इस वजह से क्योंकि जी कारक को इन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, जी कारक सिद्धांत भी कहते हैं। याद रहेगा, तो
तो दो कारक में, दो तत्व सिद्धांत में दो तत्व इन्होंने दिया है, एक को कहा है जी, दूसरे को है एस। जी का मतलब जनरल, एस का मतलब स्पेसिफिक। जनरल मतलब सामान्य कारक, स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट कारक। जनरल जो हमें जन्मजात प्राप्त होती है और विशिष्ट जो हम ग्रहण करते हैं और सीखते हैं। जी कारक को इन्होंने मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी है और ये बताया है कि जी कारक जिसमें जितना अच्छा होता है एस कारक उसका उतना ही अच्छा होता है। ओके, जी कारक जितना अच्छा होता है उसका एस कारक उतना ही अच्छा होता है। और इन्होंने जी कारक को इतना इंपॉर्टेंस बता दिया, इसी वजह से जी कारक सिद्धांत भी कहते हैं। स्पेयरमैन के सिद्धांत को जी कारक सिद्धांत भी कहते हैं, याद रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरा, समूह कारक सिद्धांत। तीसरे सिद्धांत को क्या कहते हैं? समूह कारक सिद्धांत। सिद्धांत तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा क्या है? समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था भाई? जल्दी से बताइए, किसने दिया था समूह कारक सिद्धांत? बताइए जल्दी से, समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो समूह कारक सिद्धांत जो दिया था वो दिए हैं थर्स्टन ने। किसने दिया? थर्स्टन ने। याद रहेगा, समूह कारक सिद्धांत जो है वो किसने दिया? थर्स्टन ने। क्या देते हैं थर्स्टन, क्या बताया इन्होंने कि समूह कारक सिद्धांत में कुछ मानसिक प्रक्रियाएं उठती हैं, मानसिक क्रियाएं उठती हैं। क्या कहा? कुछ मानसिक क्रियाएं उठती हैं और मानसिक क्रियाएं जो है एक समूह का निर्माण करती है। मानसिक क्रियाएं जो है, जो मानसिक क्रियाएं एक तरह की मानसिक क्रियाएं हैं जो क्या बनाती हैं? एक तत्व, एक समूह बनाने की कोशिश करती हैं। कुछ मानसिक क्रियाएं उठती हैं और उन मानसिक क्रियाओं का एक प्रधान मानसिक क्रिया होता है, प्राइमरी मेंटल होता है। यानी बहुत सारी मानसिक क्रियाएं होती हैं, बहुत सारी मेंटल एबिलिटीज होती हैं, उन सब का एक प्रधान मानसिक क्रियाएं होता है। याद रहेगा क्या होता है? प्रधान मानसिक क्रियाएं होता है इन सब मानसिक क्रियाओं का। और ये सब आपस में मिलके क्या बनाते हैं? एक समूह का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? एक समूह का निर्माण करते हैं। इसी समूह को बुद्धि कहते हैं। इसी समूह को क्या करते हैं? बुद्धि कहते हैं, इंटेलिजेंस कहते हैं। याद रहेगा। यानी थर्स्टन क्या कह रहे हैं समूह कारक सिद्धांत को? देखिए, लिखने से पहले समझिए इस चीजों को। क्या कहते हैं? बहुत सारी मानसिक प्रक्रियाएं, मानसिक क्रियाएं हमारे अंदर से निकलती हैं, चीजों को देखते ही सोचने लगते हैं, समझने लगते हैं। उसके बाद उसमें बहुत सारी एक प्रधान मानसिक क्रियाएं हो जाती है। जैसे अगर सपोज कीजिए कि किसी को रोड पे एक्सीडेंट होता देखा गया, तो बहुत तेजी से अपना दिमाग रिएक्ट करना शुरू होता है। अरे बाप, क्या हुआ? चोट तो नहीं लगी? कितना लगा? कैसे हुआ? किस चीज से हुआ? बहुत सारी मानसिक प्रक्रिया। इन सब का एक प्रधान कारक हो जाता है कि एक फ्रस्ट्रेशन, एक टेंशन जो होता है ना, टेंशन होने लगता है, भाई क्या हुआ? किसको चोट लगी? एक संवेदना, एक इमोशन उठने लगता है। और इस तरह के बहुत सारे चीज, सिक्योरिटी चीजें, सब कुछ, जिससे आप जा रहे हो उसको किनारे खड़ा करोगे, गाड़ी खड़ा करोगे, यानी अपने लिए भी चिंता है, रोड देखोगे, फिर जाओगे, तो बहुत सारी क्रियाएं एक साथ होने लगती है। तो ये सब एक समूह का निर्माण कर लेते हैं, एक प्रधान कारक बन जाता है और सब एक समूह का निर्माण कर देते हैं। और सब जब समूह का निर्माण कर देते हैं, इसी को क्या कहते हैं? इसी को बुद्धि कहते हैं। याद रहेगा, इसको क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। ओके, याद रहेगा। ये सब क्या बनाते हैं? प्रधान जो प्रधान होते हैं मानसिक क्रियाएं, जो प्रधान मानसिक क्रिया है, आपस में मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं। इन्हीं समूह को बुद्धि कहते हैं। इसीलिए इस बुद्धि सिद्धांत को समूह कारक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। समूह कारक सिद्धांत को चेक करने के लिए एक बैटरी तैयार की गई है, जिसे टेस्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, प्रधान मानसिक क्षमताओं का परीक्षण कहा गया है, जिसे हम साधारण भाषा में कहते हैं पीएमए टेस्ट। क्या कहते हैं? पीएमए टेस्ट। याद रहेगा, यहाँ लोहिया में भी होता है, याद रखिए। तो पीएमए टेस्ट है ना, पीएमए टेस्ट होता है जिससे आपकी मानसिक क्रियाएं चेक होती है। टेस्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज क्या होता है? टेस्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। क्या कहते हैं? टेस्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज,
जो कि हमारे बुद्धि की, हमारी मानसिक प्रक्रियाओं को चेक करता है कि आपकी जो मानसिक प्रक्रियाएं सही जगह से, सही समय से, सही चीजों से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग बहुत ज्यादा डरते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। अवसाद में, खासकर अवसाद जब होता है तो आपका पीएमए टेस्ट होता है कि जो आपकी मानसिक प्रक्रिया है वो सही धैर्य से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आप सो रहे हो कि नहीं सो रहे हो, आप सही से खाना पीना खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, टेंशन तो नहीं ले रहे हो बहुत ज्यादा। तो इस वजह से भी आपका पीएमए टेस्ट होता है, ताकि आपकी बता सके कि आपकी मानसिक प्रक्रियाएं, जो मानसिक क्रियाएं हैं वो सही से चल रही है कि कुछ ज्यादा ही चल रही है या कुछ कम चल रहा है। ये दोनों ही कंडीशन में आपका पीएमए टेस्ट होता है। उसके बाद हम बता पाते हैं कि हाँ नहीं सही है, ये बच्चा जो है वो अवसाद में है, डिप्रेशन में है, इसका इलाज जरूरी है। तो ये जो सिस्टम है जो निकलता है वो पीएमए टेस्ट से निकलता है। हर जगह होता है, लखनऊ में कई जगह होते हैं, याद रखिएगा। लगभग बहुत सारे हॉस्पिटल्स में पीएमए टेस्ट होता है। और न्यूरोसर्जन पे अगर आप दिखाने जाओगे तो आपका सबसे पहले पीएमए टेस्ट ही करवाते हैं कि आप करवा के लिए आओ, अच्छा देखे तो क्या है। तो थर्स्टन ने 7 प्रकार का समूह बताया। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के समूह, यानी प्रधान कारक जो है 7 प्रकार के बताए। जो प्रधान कारक है वो कितने प्रकार के बताए हैं? 7 प्रकार के प्रधान कारक बताए हैं। ठीक, तो सबसे पहला क्या है? 7 प्रकार के बताए हैं। तो सबसे पहला जो है वो क्या है? वह शाब्दिक अर्थ क्षमता। क्या है? शाब्दिक अर्थ क्षमता, यानी जो अर्थ क्षमताएं हैं वो कैसी होनी चाहिए? शाब्दिक। और जब हमें कुछ बोलना होता है, कुछ चीजें करनी होती है, तो ऐसा नहीं कि वो अचानक से हो जाए। हमें वर्ड्स आते हैं, सेंस आता है कि हमें क्या बोलना है, वर्ड्स के साथ किस तरीके का इस्तेमाल करना है। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो एक ही पर्यायवाची कह सकते हैं उसको, कि हम वहां पे उसका भी यूज कर सकते हैं, उसका भी यूज कर सकते हैं। तो हमें कैसे बोलना है? बहुत ज्यादा कनिष्ठ बोलना है, बहुत ज्यादा टफ लैंग्वेज का यूज करना है तो टफ लैंग्वेज आएंगे। हमें साधारण भाषा में आपको समझाना है तो बहुत ही साधारण लैंग्वेज आएंगे। ओके, तो ये सब चीजें जो है वो हमारे अंदर शाब्दिक अर्थ क्षमता के समय बहुत सारी मानसिक प्रक्रियाएं उठती हैं। एक टीचर के अंदर ये जो गुण है ना, शाब्दिक अर्थ क्षमता वाले, वो बहुत जरूरी चीज है। हमें शब्दों के भंडार अपने पास रखने चाहिए। कब किस समय किस वर्ड का इस्तेमाल करना है, खासकर एक सिंपल वर्ड का, क्योंकि टीचर को एक सिंपल वर्ड्स के साथ समझाना है। बहुत ज्यादा टफेस्ट लैंग्वेज का यूज नहीं करना है, इतना ज्यादा शब्दों का जो भार, जो शब्दों के भार है, इतना ना कर दे कि सामने वाला समझ ही ना पाए। तो हमें क्या करना है? सिंपल शब्दों में इस चीजों को समझाने की कोशिश करनी है ताकि आसानी से समझ जाए। तो शाब्दिक अर्थ क्षमता के समय में बहुत सारी मानसिक प्रक्रियाएं होती है। दूसरा है शब्द प्रवाह। दूसरा क्या है? शब्द प्रवाह, यानी अपने पास शब्द प्रवाह भी होता है। तो टीचर के पास तो सबसे बड़ा गुण ही यही होता है, शब्द प्रवाह। और प्रवाह जब होता है, बार बार एकदम रिपीट में लगातार हमें जब बोलना होता है, तो दिमाग बहुत तेज काम करता है। जो मानसिक प्रक्रिया है ना, वो इसी वजह से काम करती है कि आपका जो शब्दों का प्रवाह है वो कितना स्पीड चल रहा है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जब बहुत ज्यादा बोलते हैं तो उसका दिमाग क्या होता है, दिमाग मानसिक प्रक्रियाएं कर रहा होता है लेकिन इतना स्पीड में कर रहा होता है तो ये नहीं सोचता कि उसका प्रभाव क्या होगा। बहुत ज्यादा बोलने वाले क्या कर जाते हैं, कभी कभी इतना बोल जाते हैं कि सामने वाला तकलीफ में आ जाए या सामने वाला कुछ और सोच ले, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अपने बोलते वक्त अपने दिमाग से ये कोशिश नहीं करते। ठीक है, तभी तो कहा जाता है जरा सोच के बोलिए, लेकिन सोचेंगे तो बोलेंगे कहीं। तो खैर जो भी है, तो शब्द प्रवाह, याद रखिए, ज्यादा बोलने वाले का दिल कभी छली नहीं होता। ठीक है, जो ज्यादा बोलते हैं वो दिल से इतना उस विचार से सोचते नहीं है एक्चुअली में। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं वो कॉन्सेप्चुअल है चीजों को, तो यही सब चीजें हैं। तो शब्द प्रवाह एक टीचर का गुण होता है, और जैसे जैसे शब्द प्रवाह करता है, जितने स्पीड से करता है, उसकी मानसिक प्रक्रियाएं भी उतनी तेजी से काम कर रही होती हैं। ओके, तो ये सभी चीज क्या है? प्रधान कारक है। जब ये शब्द प्रवाह होगा तो उसकी मानसिक प्रक्रियाएं काम कर रही होंगी, शब्द ले आएगा। कोई एक ऐसा होगा जो शब्द भंडार से शब्द देगा तुरंत। ठीक है, कोई ऐसा होगा जो फ्लुएंसी के साथ काम करवाएगा कि कौन सा शब्द कब बोलना है। कोई ऐसा होगा जो ग्रामर सिखाएगा कि आपको कौन सा ग्रामर किस समय यूज करना है, कैसे यूज करना है। तो ये सब चीजें जो हैं वो शब्द प्रवाह के समय मानसिक प्रक्रियाएं काम करेगी। नेक्स्ट है दैसिक क्षमता। क्या है? दैसिक, दैहिक नहीं है, याद देखिए, दैसिक क्षमता। दैसिक क्षमता क्या होता है?
जब हम किसी चीज को काल्पनिक रूप से समझते हैं, काल्पनिक रूप से वस्तुओं का परिचालन करते हैं, उसे दैसिक क्षमता कहते हैं। जब हम चीजों को कल्पनाएं करते हैं, कल्पना के माध्यम से कहीं और जा रहे होते हैं, कभी स्विट्जरलैंड, कभी पेरिस, कभी है ना जम्मू कश्मीर, क्या वाव, क्या बर्फ गिरा, कितना मजा आ रहा होगा। ये सब चीजें जो हैं, जब हम कल्पनाओं से सीखते हैं, कल्पनाओं के बारे में जानते हैं, तो हम अपने दिमाग में जब सोचते हैं, ठीक है, दिमाग में अक्सर रसगुल्ला सोच लेते हैं हम तो रात में, खैर जो भी है, तो जब भी हम सोचते हैं तो एक पिक्चर्स जो है वो आपके दिमाग में बनना शुरू हो जाता है, आपके दिमाग में रहना शुरू हो जाता है, फिर दिमाग के साथ खेलना शुरू करते हैं उसी के साथ, ठीक है। कभी कभी जब हम इतना ज्यादा सोचने लगते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम उसी सपने में जी रहे हैं। तो अगर हम सपने में सोए सोए जी रहे हैं तो ठीक है, अगर हकीकत में भी अगर सपने में जीने लगे तो समझ जाइए कि आप एक बीमारी के शिकार हो रहे हैं, है ना, जो कि खतरनाक हो सकता है। खासकर इंडो वर्ल्ड बच्चों के साथ ये घटनाएं होती हैं, वो अपनी दुनिया में रहने की कोशिश कर लेता है, वो एक दुनिया बना लेता है अपने लिए और उसी में रहने लगता है। तो ये इंडो वर्ल्ड के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, वो डिप्रेशन में हो जाता है। तो याद रखिएगा, तो हमें क्या करना है, एक दैसिक क्षमता का भी विकास करना है जो हमें आगे बढ़ाया जाए। नेक्स्ट है आंकिक क्षमता। क्या है आंकिक क्षमता? जब हम अंकों के साथ खेलते हैं तो भी बहुत सारी मानसिक प्रक्रियाएं हमारे अंदर चल रही होती है, मानसिक प्रक्रियाएं चल रही होती हैं, और उसको भी हम क्या करते हैं, अपने साथ, अपने लोगों के साथ बांटते हैं और अंकों के साथ बहुत तीव्रता के साथ अंकों का परिचालन करते हैं, प्लस माइनस गुणा भाग, जो भी है, जो चीजें हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं वो यूज होता है। नेक्स्ट है तार्किक क्षमता। क्या होता है तार्किक क्षमता? यानी तर्कों का प्रयोग जब करते हैं, बहुत तेजी से तर्क करते हैं, बहुत तेजी से बात करते हैं, ठीक है, कुछ खोज करते हैं, कुछ अक्षरों का निर्माण करते हैं, कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम करते हैं। तो जब हम तर्कों का निर्माण करते हैं, तर्क करते हैं चीजों के साथ, समझने की कोशिश करते हैं चीजों को, तब भी बहुत सारी मानसिक प्रक्रियाएं जो है हमारे अंदर उठती हैं और चीजों को समझने की कोशिश करवाती हैं। ठीक, याद रखिए, हम समझते कई तरीके से हैं, लेकिन तर्क के आधार पर समझना कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ, हर चीज का कोई ना कोई इतिहास जरूर होता है। अगर कोई घटना घटी है, इसके पीछे कोई ना कोई इतिहास है और कोई ना कोई जिम्मेदार है। ओके, हो सकता है वो उस वक्त, उस समय की वजह से हो गया हो, गलती नहीं हो, वो समय ही ऐसा हो जो उस वक्त हो गया हो मजबूरी में। तो जब तक जाने नहीं, जब तक उस तर्क तक पहुंचे नहीं, हमें फैसला नहीं करनी चाहिए। ओके, आंख बंद करके किसी पे भी भरोसा करके हम फैसला नहीं कर लेना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, उस चीजों को पूरा समझना चाहिए, उस चीजों को सीखना चाहिए, उस चीजों के जड़ तक जाना चाहिए, आखिर ये हुआ कैसे। ये जो मानसिक प्रक्रिया वो क्या है, वो तर्क के आधारित होती है। तो जब हम तर्क करना शुरू करते हैं अपने आप से, दूसरों से, तो चीजें, मानसिक प्रक्रिया जो है बहुत तेजी से वर्क करने लगती है, बहुत तेजी से समझाने लगती है हमें। तो ये सब समूह कारक सिद्धांत है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्मृति सिद्धांत। क्या है, जब हम चीजों को याद करते हैं या याद करने की कोशिश करते हैं तो स्मृति जो है वो बहुत तेजी से वर्क करती है, बहुत तेजी से जोड़ घटाव करती है, बहुत तेजी से ले आती है किसी चीजों को। याद रखिए, जब हम लोग पेपर में बैठते हैं अक्सर, तो शुरुआत में जब बैठते हैं लगता है यार कुछ तो सुना सुना लग ही नहीं रहा है, कहाँ गया सब, कहाँ पढ़े थे, कहाँ गया सब। लेकिन जब 5 मिनट करने लगते हैं तो चीजें याद आनी शुरू होती है, हर चीज, पूरी की पूरी नोट्स, बुक्स, कॉपीज आंखों के सामने घूमने लगते हैं कि हाँ ये चीज तो मैंने यहाँ पढ़ी थी, ये यहाँ पढ़ा था। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वो ध्यान आने लगता है। क्यों आने लगता है? क्योंकि ये सब मानसिक प्रक्रियाएं काम करना शुरू होती हैं उस प्रधान कारक के लिए कि स्मरण करवाना है इन्हें, ये खोज रहे हैं हमें। तो सभी के सभी मानसिक प्रक्रिया अपना वर्क करना शुरू कर देती है। 5 मिनट में सब कुछ, आंखों का जो देखना था वो देखना हुआ वापस आ गया, जो याद किया था वो याद करने वाला वापस आ गया, जो सुना था वो भी ध्यान आ गया, अच्छा सर ने ये बोला था इस वक्त। ठीक है, वो सब के सब एक ढर्रे से आना शुरू होता है, उस प्रधान कारक के साथ जुड़ने लगता है। तो ये होता है क्या, समूह कारक सिद्धांत उस प्रधान कारक के साथ। और लास्ट होता है प्रत्यक्षणात्मक गति क्षमता। क्या होता है? प्रत्यक्षणात्मक गति क्षमता। प्रत्यक्षणात्मक गति क्षमता यानी जो प्रत्यक्षण है, जो देख रहे हैं, सीख रहे हैं, चीजों से देख के जब सीखते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं चीजों को
और जल्दी जल्दी ग्रहण करते हैं, जल्दी जल्दी सीखते हैं, उस चीजों को कैच करते हैं। या रास्ते में जा रहे हैं फिर देखते हुए जाते हैं, भाई यहाँ से यहाँ ऐसे घुमा ऐसे घुमा। आखिर हम किसी दूसरे जगह पे जाते हैं तो कैसे रास्ता याद करते हैं? ये सब प्रत्यक्षणात्मक गति क्षमता है। आंख अपना काम कर रहा होता है, कान अपना काम कर रहा होता है, दिमाग अपना काम कर रहा होता है, ठीक है, हर चीज अलग अलग काम कर रहा होता है। उसके बाद वो ग्रहण करते चलते हैं। जब हम वापस आते हैं तो देखते हैं अच्छा ये भी था, ये यहाँ पे ये दुकान थी, यहाँ पे ये चीज था। तो हम लोग जब देख चीजों को याद करते हैं वो प्रत्यक्षात्मक गति क्षमता कहलाती है। तो 7 प्रकार के प्रधान कारक किसने बताया है? थर्स्टन ने। किसमें बताया है? समूह कारक सिद्धांत में। शाब्दिक अर्थ क्षमता, शब्द प्रवाह, दैशिक क्षमता, आंगिक क्षमता, तार्किक स्मृति और प्रत्यक्षात्मक गति क्षमता। ओके, चलिए अब देखते हैं हम लोग चौथा बहुकारक सिद्धांत। क्या देखते हैं? बहुकारक सिद्धांत, ठीक है। बहुकारक सिद्धांत किसका है? ये बहुकारक सिद्धांत बताइए जल्दी से, किसका है ये बहुकारक सिद्धांत? बहुकारक सिद्धांत कई बार पूछा है, याद रखिएगा। बहुकारक सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक। ज्यादातर नाम पूछे गए हैं यूपी टेट में, थॉर्नडाइक का है। बहुकारक सिद्धांत क्या है? थॉर्नडाइक का। क्या कहते हैं इसमें कि बहुकारक सिद्धांत में कि जो तत्व हैं, जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, वो बहुत सारी क्या होती है? बहुत सारी, एक दो नहीं होती, बहुत सारी होती है। ये सब जो सिद्धांत हैं वो होते हैं क्या? बुद्धि को जन्म देते हैं। किसको जन्म देते हैं? बुद्धि को। यानी सभी मानसिक प्रक्रियाएं एक साथ मिलती हैं, छोटे छोटे तत्वों में बटी होती हैं और सब मिलके एक विशिष्ट मानसिक क्षमता का निर्माण करती हैं। और यही विशिष्ट मानसिक क्षमता बुद्धि कहलाती है। यही विशिष्ट मानसिक क्षमता क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। जैसे ईंटों के निर्माण से दीवार का निर्माण होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था सीटेट में, किसने कहा है कि ईंटों के निर्माण से, ईंटों के एक में एक मिलने से किसका निर्माण होता है? एक दीवार का निर्माण होता है, ठीक। याद रखिए, ईंटें ही क्यों कहें? क्योंकि ये फ्री भी होता है, एक दूसरे से आजाद भी होता है और एक साथ मिलकर अपना वर्क भी कर रहा होता है। यानी जब एक साथ मिलेगा तो इन सबको बुद्धि कह देते हैं और कभी कभी ये एक साथ फ्री होकर भी अपना काम, अपना वर्क करते हैं। तो ये होता है क्या? बहुकारक सिद्धांत। क्वेश्चन पूछा था कि अनेक ईंटों के मिलने से मकान का निर्माण होता है, किसने कहा था? तो ये कहा था थॉर्नडाइक ने। किस सिद्धांत के अंतर्गत कहा था? बहुकारक सिद्धांत के अंतर्गत कहा था। ओके, तो मानसिक क्रियाओं, क्षमताओं का एक प्रधान कारक होता है और इसी कारक की वजह से क्या होता है? बुद्धि का निर्माण होता है। और बहुत सारी मानसिक प्रक्रियाएं एक साथ मिलकर बुद्धि का निर्माण करती हैं। बहुत सारी मानसिक प्रक्रियाएं जो होती हैं, मानसिक तत्व जो होते हैं, छोटे छोटे जो तत्व होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर वर्क करते हैं। ओके, और यही बहुकारक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अब बहुकारक सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने भी 2 पार्ट में डिवाइड किया। थॉर्नडाइक ने भी 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक को कहा है कॉमन फैक्टर। क्या कहा है? कॉमन फैक्टर, ठीक है। दूसरी कहा है अनकॉमन फैक्टर। क्या कहा है? अनकॉमन फैक्टर। एक को कहा है कॉमन फैक्टर, एक को कहा है अनकॉमन फैक्टर, यानी उभयनिष्ठ। क्या कहा है? उभयनिष्ठ और अउभयनिष्ठ। अउभयनिष्ठ। एक को कहा है उभयनिष्ठ, एक को कहा है अउभयनिष्ठ। याद रहेगा, थॉर्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक को कॉमन फैक्टर कहा है, उभयनिष्ठ तत्व कहा है, दूसरे को अनकॉमन फैक्टर यानी अउभयनिष्ठ तत्व कहा है। ओके, और जो स्पीयरमैन का जी कारक सिद्धांत है उसको इन्होंने उभयनिष्ठ कहा। स्पीयरमैन का जो एस कारक सिद्धांत है उसी को इन्होंने अउभयनिष्ठ तत्व कहा। याद रहेगा समझने के लिए, जो कॉमन फैक्टर है स्पीयरमैन का जी कारक है। यानी अगर हम पूछ दे कि जन्मजात कारक थॉर्नडाइक ने किसे कहा है तो कहोगे उभयनिष्ठ तत्वों को ये जन्मजात कारक मानते हैं, जबकि विशिष्ट कारक ये अउभयनिष्ठ तत्वों को मानते हैं। ओके, इन्होंने भी कॉमन फैक्टर यानी जी कारक को बहुत इंपॉर्टेंट दिया है, लेकिन स्पीयरमैन ने जी कारक को सिर्फ जी कारक कहा है, जबकि इन्होंने कई भागों में इसे बांट दिया है। याद रहेगा, उभयनिष्ठ को कई भागों में बांट दिया है, जबकि स्पीयरमैन
जी कारक को जी कारक ही रहने देते हैं, दो तत्व। अब इनके कई भागों में बांटने की, इन मानसिक प्रक्रियाओं में बांटने की वजह से इसे बहुकारक सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुकारक सिद्धांत कहते हैं। यानी बहुत सारे उपकारकों में ये दो कारक हैं और जी कारक को यानी कॉमन फैक्टर को इन्होंने बहुत सारे उपकारकों में बांट दिया है, इसी वजह से इसे बहुकारक सिद्धांत कहते हैं। याद रहेगा किसने दिया बहुकारक सिद्धांत? थॉर्नडाइक ने। बहुकारक सिद्धांत को दो कारक में इन्होंने डिवाइड किया, एक को कहा कॉमन फैक्टर, दूसरे को कहा अनकॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ और अउभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ जो स्पेयरमैन का जी कारक होता है उसे उभयनिष्ठ कहा है, अनकॉमन फैक्टर जिसे एस कारक कहा है। ओके, स्पेयरमैन ने जी कारक को एक ही भाग में बांटा है, जबकि इन्होंने कॉमन फैक्टर को अनेक उपकारकों में बांट दिया है। अनेक उपकारक मिलके एक कारक का निर्माण करते हैं जिसे उभयनिष्ठ कहते हैं, और ये बनाते हैं क्या? सिद्धांत बुद्धि का। और यही सब मिलके क्या करते हैं? बहुकारक सिद्धांत कहलाते हैं। ओके, तो ये क्या था? बहुकारक सिद्धांत। समझ में आ रहा? चीजें समझ में आ रहा? लाइक जरूर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए अच्छा लग रहा हो तो। ओके, समझना बहुत जरूरी है, याद करने से ज्यादा जरूरी है समझ लेना। अगर समझ गए तो आप, अगर क्वेश्चन अगर घुमा भी देता है तो आप आराम से कर सकते हो, जैसे सीटेट में घुमा देते हैं चीजों को। ओके, यूपी टेट में तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, आप आराम से बता सकते हो। नेक्स्ट है गिलफोर्ड का त्रिविमीय सिद्धांत। त्रिविमीय सिद्धांत किसका है? गिलफोर्ड का। गिलफोर्ड का त्रिविमीय सिद्धांत है। त्रिविमीय सिद्धांत है, ठीक है। बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं, याद रहेगा। बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं इसे, ठीक है। टाइम डायमेंशनल थ्योरी यानी थ्री डायमेंशनल थ्योरी भी कहते हैं इसे, इंग्लिश में थ्री डायमेंशनल या त्रिविमीय सिद्धांत कहते हैं। थ्री डायमेंशनल थ्योरी, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। त्रिविमीय सिद्धांत कैसे है ये? इसकी तीन विमाएं हैं। क्या है? तीन विमाएं हैं जिसपे ये इन्होंने खड़ा किया है अपने बुद्धि को। तीन विमाएं हैं जिसे इन्होंने अपनी बुद्धि को खड़ा किया है। पहला संक्रिया, संक्रिया। दूसरा उत्पाद, दूसरा क्या है? उत्पाद। और तीसरा क्या है? विषय वस्तु। तीसरा क्या है? विषय वस्तु, ठीक है। विषय वस्तु यानी त्रिविमीय सिद्धांत में इन्होंने तीन विमाएं दी हैं, एक है संक्रिया, दूसरा उत्पाद, तीसरा है विषय वस्तु। संक्रिया यानी संक्रियाएं जो होती हैं, जो उसके अंदर जो संक्रियाएं उठती हैं, व्यवहार में दी जाने वाली जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, व्यवहार में दी जाने वाली जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, जो संक्रियाएं हैं, वो आपके दिल से जो निकलती हैं उसे संक्रिया कहते हैं। इन्होंने 5 प्रकार बताया था, अब 6 प्रकार का ये संक्रियाएं होती हैं। अगर आप पढ़ रहे हो तो 6 प्रकार की संक्रियाएं होती हैं। उत्पाद की बात करें या पहले विषय वस्तु की बात करें, जो हम संक्रियाएं उठती हैं वो किसी न किसी विषय वस्तु या कोई ना कोई प्रोडक्ट्स लेके चलती हैं। क्या लेके चलते हैं? प्रोडक्ट्स लेके चलते हैं, ठीक है। तो विषय वस्तु कितने होते हैं? 5 होते हैं। विषय वस्तु कितने होते हैं? 5 होते हैं। ओके, नेक्स्ट है उत्पाद, और लास्ट में जो होता है वो उत्पाद प्राप्त होता है। ओके, लास्ट में जो प्राप्त होता है वो क्या होता है? उत्पाद प्राप्त होता है। यानी संक्रियाएं विषय वस्तु जब वर्क कर लेते हैं तो वर्क करने के बाद जो प्रोडक्शन होता है, जो निकलता है, उसे उत्पाद कहते हैं। और ये 6 प्रकार के होते हैं। यानी गिलफोर्ड का त्रिविमीय सिद्धांत के अंतर्गत जो कारक होते हैं वो कितने होते हैं? कितने होते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। कितना हो गया? 36, कितना हो गया? 180। कितना होता है? 180। कभी कभी कुछ संक्रियाएं में, कुछ बुक में आपको 5 पढ़ेंगे, ये 5 पढ़ेंगे, ये 6 पढ़ेंगे, क्योंकि शुरुआत में अगर हम बेस की बात करें, शुरुआत में यही है, तो ये होता है 150 संक्रियाएं। 150 जो कारक होते हैं ये बताए हैं। कितने कारक बताए? 150। बाद में एक संक्रिया और बढ़ गया, इसे 6 की वजह से 180 संक्रियाएं यानी 180 जो कारक होते हैं वो बताया गया है। किसके द्वारा? त्रिविमीय सिद्धांत के द्वारा, ठीक है। और ये सब मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं? हमारी बुद्धि का निर्माण करते हैं। यानी हम जो संक्रियाएं करते हैं, जैसे कि मूल्यांकन करते हैं, अभिसारी चिंतन करते हैं, अपसारी चिंतन करते हैं, स्मृति, संज्ञान, ये सब चीजें जो करते हैं वो संक्रियाओं में आता है। अगर हम विषय वस्तु की बात करें तो सांकेतिक, दृष्टि, शाब्दिक या व्यवहारिक, श्रव्य, किसी भी तरीके से जो विषय वस्तु जिसे हम अपनी संक्रियाएं कर पाते हैं,
और तब जाके हमें कोई उत्पाद प्राप्त होता है, जैसे कि आशय यानी यूनिट्स प्राप्त होता है, कैटेगरीज प्राप्त होता है, सिस्टम्स जो हम निकालते हैं, हस्तांतरण जो करते हैं, ठीक, अचीवमेंट जो प्राप्त करते हैं, ये सब चीजें एक निर्माण करते हैं और एक हम सिद्धांत बनाते हैं, और इसी को कहते हैं त्रिविमीय सिद्धांत, जो किसने दिया, गिलफोर्ड ने दिया है। ओके, और इस सिद्धांतों के इस विमाओं पे ही हमारे जो बुद्धि है वो टिके होते हैं, और ये सब संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद आपस में मिलकर एक बुद्धि का निर्माण कर देते हैं। और इस तरह के 150 जो कारक हैं ये मिलते हैं, 180 कारक हैं जो आपस में मिलकर बुद्धि का निर्माण करते हैं। जब हमें जिस चीज की जरूरत होती है उस तरह के उत्पाद, उस तरह की संक्रियाएं हमारे अंदर होती हैं, और उस तरह की संक्रियाएं जब हमारे अंदर होती हैं तो उसी तरह का विचार हमारे सामने प्रस्तुत होता है, और इस तरह से हम क्या सीख लेते हैं, बुद्धि सीख लेते हैं। ओके, इतना समझ में आया। चलिए अब बात करते हैं कैटल का एवं हॉर्न का बुद्धि सिद्धांत। कैटल एवं हॉर्न का बुद्धि सिद्धांत किसका याद करना है, कैटल एवं हॉर्न का बुद्धि सिद्धांत। कैसा बुद्धि सिद्धांत है कैटल एवं हॉर्न का, इनका है तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत। ठीक है, तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत। ठीक है, तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत। तरल मतलब फ्लूइड, ठोस मतलब क्रिस्टल। ठीक है, तरल मतलब फ्लूइड है ना, और ठोस मतलब क्रिस्टल। ठीक, तरल मतलब फ्लूइड और ठोस मतलब क्रिस्टल। ठीक, इसीलिए और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, इन्होंने भी स्पीयरमैन के जी कारक को इंपॉर्टेंट दिया है। किसको दिया है, जी कारक को इंपॉर्टेंट दिया है। ठीक, इसी वजह से इनके सिद्धांत को GFGC मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं, GFGC मॉडल कहते हैं। याद रहेगा, GFGC मॉडल कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है GFGC मॉडल किसका है, तो किसका है, कैटल एवं हॉर्न का। किसका है, कैटल एवं हॉर्न का। कैटल एवं हॉर्न का। ठीक है, तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत किसका है, कैटल एवं हॉर्न का तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत है। तरल बुद्धि सिद्धांत यानी लिक्विड फ्लूइड इंटेलिजेंस टेस्ट, और ठोस सिद्धांत मतलब क्रिस्टल इंटेलिजेंसी टेस्ट। ठीक है, किसको इंपॉर्टेंट दिया है इन्होंने, जी कारक को इंपॉर्टेंट दिया है। जो जन्मजात कारक है स्पीयरमैन का, उन्हीं कारक को इन्होंने दो भागों में बांट दिया है, एक को कहा है GF, दूसरे को कहा है GC मॉडल। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें थोड़ा सा, तो GF मॉडल को इन्होंने कहा है जी यानी जन्मजात कारक, और GC मॉडल को कहा है इन्होंने जो ग्रहण किया गया कारक होता है, जो सीखा गया कारक होता है, जो बाहर से प्राप्त किया गया होता है, अनुभव से प्राप्त किया गया होता है, उसे कहते हैं GC मॉडल। ओके, याद रहेगा GFGC मॉडल इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जी कारक को ही दो भाग में बांट दिया है तरल ठोस सिद्धांत में, एक है तरल, दूसरा है ठोस। तरल मतलब जो हम जन्मजात सीखते हैं, GC मतलब जो हम ग्रहण करते हैं अनुभव के द्वारा, इसीलिए GC और GF मॉडल को कहा है। उन्होंने एस कारक को नहीं बांटा है, इन्हीं जी कारक को दो भाग में बांट दिया, एक को जन्मजात, दूसरे को अनुभव द्वारा सीखा गया ज्ञान करते हैं। किसने दिया है, कैटल एवं हॉर्न ने। फीचर्स उसका वही है, जी कारक और एस कारक वाला फीचर्स है, लेकिन एस कारक की जगह जी कारक को इन्होंने दो भाग में बांट के बताया है। एक को कहा है GF मॉडल, दूसरे को कहा है GC मॉडल। GF मतलब जनरल फ्लूइड और GC मतलब जनरल क्रिस्टल। ठीक है, फीचर्स वही है, जी कारक वाला जन्मजात कारक होता है, एस कारक वाला स्पेसिफिक कारक यानी अनुभव के द्वारा प्राप्त किया गया था। तो इस तरह से तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत कारगर होता है। ओके, चलिए इतना आज आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, क्योंकि काफी लंबा वीडियो बन रहा है तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, आराम से पढ़े धीरे धीरे। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग बाकी के जो वीडियोस है, बाकी के जो सिद्धांत हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखते हैं। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।